सो विल बिगिन विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ JEE एंड नीट। तो आज जितना भी हम कवर करेंगे उसमें से बहुत सारे फार्मूलाज एज इट इज़ क्वेश्चन के फॉर्म में नीट और JEE दोनों के एग्जाम में आए हैं। तो टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लिटरली वी विल बी सॉल्विंग अराउंड 10 to 15 PYQs फॉर बोथ टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विथ मी आस्किंग यू विच आर लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी पार्टिकल विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो जब तक एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। और मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में इंपॉर्टेंस भी बताया था। तो फर्स्ट लॉ हमको बताता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दो अलग अलग स्टेट्स नहीं है, बोथ आर सेम। क्योंकि दोनों को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। देन न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, पहला लॉ बताता है जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। दूसरा लॉ आपको बताता है अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो क्या चेंज होगा? स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज होना। एंड इट टेल्स यू दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to external applied force and the change takes place in the direction of force. Good. Then as you remember third law is action reaction. To every action there is equal but opposite reaction. So force always exists in pairs. कभी भी फोर्स सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। और एक्शन अगर एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे एक्ट होगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ये पता होना चाहिए आपको। देन व्हाट यू शुड नो इज यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस। क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स कौन से यूनिट्स में मेजर करेंगे वो भी पता होना चाहिए। तो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस, यूनिट्स for measurement of forces. So there are two types of units that we use for the measurement of forces. एक इसको बोलते हो absolute units. Absolute units मतलब बेसिकली जो साइंस में यूज होते हैं, CGS एंड SI टाइप ऑफ यूनिट्स। तो इसमें पहला है SI। what is SI यूनिट? न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। और दूसरा कौन सा है? CGS। व्हाट इज CGS यूनिट? नाइन होता है ना, 9। और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स बेसिकली इनको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि डे टू डे लाइफ में वी यूज सच यूनिट्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू अ मार्केट टू बाय समथिंग, जैसे वेजिटेबल हो गया या ग्रॉसरी का कुछ आइटम हो गया, तो यू गो एंड आस्क 2 किलोग्राम वेट ऑफ शुगर, 2 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्ट, ये दे दो। तो किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, ये प्रैक्टिकल यूनिट है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू अ ज्वेलरी शॉप टू बाय समथिंग ऑफ गोल्ड फॉर यू, तो वहाँ पर जाके किलोग्राम में तुम आकोगे नहीं। वहाँ पे क्या होगा? 1 तोला, 2 तोला, व्हाट इज तोला? ग्राम्स, 10 ग्राम, राइट। तो दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट है ग्राम फोर्स, ग्राम वेट। तो रिमेंबर फोर्स मेजरमेंट के 2 टाइप के यूनिट्स है। कौन से 2? एक है एब्सोल्यूट यूनिट्स जो नॉर्मली हम लोग साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। इसमें एक है किलोग्राम फोर्स, वैसे हम इसको किलोग्राम वेट बोलते हैं तो ठीक है, यू कैन से किलोग्राम वेट। तुम खुद का वेट भी तो इसमें मेजर करते हो। If I ask you what is your weight, someone will say 50, someone will say 60, someone will say 45, तो वो आप किलोग्राम वेट में मेजर कर रहे हो। एंड दूसरा है ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। गुड। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Types of forces we have seen different types of forces. For example, we have seen fundamental forces,
फंडामेंटल फोर्सेस 4 टाइप के थे. कौन से 4? विच 4? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. Strong nuclear force and weak nuclear force. Then there are, of course, different types of forces. For example, variable forces. मैं इसे फटाफट से रिवाइज करके दे रहा हूँ. ये सब तुमने स्टेट बोर्ड्स में देखा था क्योंकि ये आगे लगने वाला है. दैट इज़ वाई वी आर जस्ट रिवाइजिंग फॉर द सेक ऑफ रिविजन. Variable forces are of many types. For example, you may have a force which is position dependent. Example बताया था मैंने, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये फोर्सेस की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज होती है. तो यू में हैव पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, यू में हैव टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, you may have velocity dependent forces, etc etc. Then इसके बाद हमने देखा था, if you remember, contact and non contact forces. So force between two particles when they are in physical contact with each other are known as contact forces. For example, reaction, normal reaction is a contact force. For example, friction is a contact force. And the forces that act between two objects even when they are not in physical contact with each other are called as non-contact forces. Gravitation, electromagnetic force are non-contact forces. इसके बाद हमने देखा था real forces and pseudo forces. रियल फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में होता है बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन इज अ रियल फोर्स बिकॉज इट इज़ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ मासेस एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू. और मैंने आपको ये भी बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स एक्सटर्नल टू द बॉडी होता है. मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो कोई और ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगा रहा है तो एक्सटर्नल है. सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो पहला उस पर फोर्स लगा रहा है. गुड. तो यहाँ पे सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ द फोर्स इज एक्सटर्नल टू द बॉडी, याद रखना है. देन सूडो फोर्स बॉडी पे तब लगता है जब बॉडी इज इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया था, इफ द बस इज मूविंग एंड सडनली अप्लाइज ब्रेक, you feel a push to the in the forward direction. और अगर बस suddenly accelerates so you feel a push in the backward direction. If the bus is taking a turn towards right, you feel a push to the left. तो ये सारे केसेस में जो फोर्स तुम एक्सपीरियंस करते हो इसका सोर्स एक्सटर्नल नहीं है, ये तुमको खुद के मास की वजह से एक्सपीरियंस हुआ. So origin of the force is inside the object itself, but this type of forces comes into picture only when the object is in non-inertial frame of reference and such forces are called as pseudo forces. इसके बाद हमने देखा था conservative and non-conservative forces. Conservative and non-conservative forces. Conservative force में फोर्स जो वर्क डन करता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. इफ द वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट देन सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव, एंड इफ द वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट देन सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव. एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नॉन कंजर्वेटिव इज फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी.
गुड. देन देर आर सम जनरल फोर्सेस, उसकी मैं बात नहीं करूँगा. रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, जनरल फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो छोड़ दो. ये जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप था. अब यहाँ से आगे वी विल स्टार्ट विथ समथिंग न्यू. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस. थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा यहाँ से अब मैं. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस. तो हमारे पास एक सरफेस है विच इज स्मूथ, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमको चाहिए एक्सेलरेशन. तो केस वन, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. और बाय द वे ये पूरे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में मैं फ़िलहाल फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ. वो फ्रिक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो फ्रिक्शन हम सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में इंक्लूड करेंगे जब डीपीपी सॉल्व करेंगे तब. लगभग सब सेम ही होता है, सिर्फ भी एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है फ्रिक्शन का. तो देखो नाम में ये टाइटल के एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इस पे अलग अलग केसेस है. केस वन, पहली बात, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्मूथ सरफेस पे है, उसका एक्सेलरेशन. तो ऑब्जेक्ट पे दो टाइप के फोर्सेस लग सकता है. एक है पुल, एक है पुश. पुश एंड पुल. पुश धक्का देना एंड पुश धक्का देना एंड पुल खींचना. तो दो टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं. तो चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं पुश की. व्हेन द पुश इज हॉरिजॉन्टल, द पुश इज हॉरिजॉन्टल. चलो पुश पुल जो भी लो, अभी मैं आई जस्ट वो जो आपको मॉड्यूल्स दिए उसके हिसाब से ले लेता हूँ सीक्वेंस. तो व्हेन द पुल इज हॉरिजॉन्टल, तो सीक्वेंस में आपका जो मॉड्यूल्स दिए उसको ही फॉलो कर रहा हूँ. सो व्हेन द पुल इज हॉरिजॉन्टल, देखो एक हमारे पास सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है. और बाय द वे यू शुड एटलीस्ट नो, अब इस स्टेज पे तो पता होना ही चाहिए, ये कौन है, mg. वेरी गुड. ये कौन है, कौन है ये, नॉर्मल रिएक्शन. गुड. इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगा दिया F, विच इज़ बेसिकली विच फोर्स, पुल फोर्स. पुल ऑब्जेक्ट को हम लोग खींच रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल है, इट्स हॉरिजॉन्टल. ओके गुड. तो अब मुझे बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स राइट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर, F बाय m. सिंपल, इतना ही है. लेकिन अगर पुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, इफ इट इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेशन चेंज होगा. सो व्हेन द पुल इज एट एन एंगल थीटा, व्हेन द पुल इज एट एन एंगल theta with respect to horizontal. So in such cases हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, there is no friction at all. इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है m. इट्स अ जोक, बहुत सिंपल. These are simple concepts, कुछ है नहीं. As such nothing is difficult here. ये कौन है, mg. ये कौन है, नॉर्मल रिएक्शन. मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. देन इस पे मैं एक फोर्स लगा देता हूँ, दैट इज़ अ पुल फोर्स. पुल मतलब खींचने वाला फोर्स. पिछले केस में पुल ऐसा था, अब ऐसा कर देते हैं. सो दिस इज F विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. हमको फिलहाल एक्सेलरेशन फाइंड करना है. टॉपिक के टाइटल में एकदम क्लियर है, एक्सेलरेशन. तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन फॉर द टाइम बिंग. अब इस केस में दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको फोर्स के. एक होगा ये कंपोनेंट और एक होगा यहाँ पे. तो आई होप दैट यू नो विच इज दिस कंपोनेंट, कॉस. तो F cos थीटा एंड दिस वन. तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको मोशन में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
कॉस कौन? तो इन दिस केस यू विल राइट डाउन एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए. तो ए क्या आएगा? एफ कॉस थीटा बाय एम. गुड डन. ये और वो केस सेम है, मतलब तो सेम क्यों है. अगर ये ऐसा होता, ये ऐसे की जगह पे ऐसा होता तो एंगल कितना होता? और इस cos 0 1. हाँ, तो फिर cos 0 1 तो वापस क्या आ गया? एफ बाई एम. इसके लिए याद ये रखो बेटर. इसके बाद थर्ड केस, when the push की जगह पे पुश, जैसे यहाँ पर तुमने पुल बोला, जैसे पुश इज एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो एक सरफेस था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है कुछ m. देन यू नाउ नो एग्जैक्टली कि ये कौन से फोर्सेस है, mg एन नॉर्मल रिएक्शन. फिर मैंने एक लाइन ऐसा ही ड्रॉ कर दिया. गुड. हॉरिजॉन्टल. यू हैव अ फोर्स विच इज एक्टिंग हियर. गुड. थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. एक्चुअली वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है और दिस इज द पुश फोर्स. तुम धक्का दे रहे हो उसको. एफ एंगल इज थीटा. कौन से कॉर्नर में पॉइंट कर रहा है? फोर्थ में. तो मैं डायरेक्ट फोर्थ में दिखा दूंगा. तो ये क्या एंगल है? थीटा. तो ये भी क्या है? थीटा. क्यों? वर्टिकली अपोजिट. ये आ जाएगा कौन सा? एफ कॉस. और ये क्या आएगा? एफ साइन. गुड. ये हो जाएगा एफ साइन और ये हो जाएगा एफ कॉस. तो इस केस में भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एफ कॉस के एफ साइन, एफ कॉस. तो यहाँ पे भी यू विल राइट डाउन एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा बाय एम. गुड. देन हमको सिमिलर केसेस देखने हैं. एक्सेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. एक्सेलरेशन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. ओके. देयर आर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी केसेस है. तो फर्स्ट केस, हमारे पास सिर्फ एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसको वेज भी बोलते हैं, वेज. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल. ये ऐसा है इंक्लाइंड प्लेन. सच सरफेसेस आर कॉल्ड एज वेज. तो जब सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया होता है, इसको बोलते हैं वेज. तो इट्स एन इंक्लाइंड सरफेस. अब इसके ऊपर हम लोग रख देंगे ऑब्जेक्ट को और हमको फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन. तो लेट अस कीप एन ऑब्जेक्ट. गुड. तो होपफुली यू मस्ट नो कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं इसमें. एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक. मैं फिलहाल ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. गुड. टेम्पररीली एक लाइन ड्रॉ कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ विच इज़ लाइक दैट, दिस वन काइंड ऑफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल थीटा ही होता है. ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में भी एंगल कितना होगा? थीटा. तो यहाँ पे भी एंगल आपका थीटा ही आने वाला है. ये आपका mg था. क्योंकि ये mg है तो अब mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट? कॉस. और एक यहाँ आएगा कौन सा? साइन. mg कॉस, mg साइन. सिर्फ वो इतना ही है कि आपके मॉड्यूल्स में ना मैंने थीटा को अल्फा लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है. ठीक. गुड. तो ये थीटा आ गया. और ये कौन है? नॉर्मल रिएक्शन. ये कौन है?
नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दिस केस क्योंकि सरफेस स्मूथ है, बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ, तो सरफेस स्मूथ होने की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, राइट। तो इसका एक्सीजन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड्स। कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा, लेकिन एम जी तो फोर्स होता है ना, हाँ, तो एम हटा दो, जी साइन थीटा डन। तो आपको बोलना तो बोलो ऐसा कि फोर्स डाउनवर्ड्स है, और ये जो फोर्स है डाउनवर्ड्स वो है एम जी साइन थीटा, लेकिन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से एम ए इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी साइन थीटा, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, जी साइन थीटा। हो गया ये फर्स्ट केस खत्म। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था विच इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो एक्सेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इसमें केस नंबर 2, अगर मैं इस पूरे वेज को एक हॉरिजॉन्टल पुश दे देता हूँ, पूरे वेज को, मतलब अब इस पूरे वेज को मैं धक्का देता हूँ विथ सम एक्सेशन बी, तो अभी बी फाइंड करना है आपको। तो इफ द वेज इटसेल्फ इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेशन बी, केस 2, if the inclined plane is given horizontal acceleration b, if the inclined plane is given a horizontal acceleration b, तो मैं वापस एक बार वेज ड्रॉ कर देता हूँ, एंड आई वांट यू टू टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। ये कौन है, एम जी। ये कौन है, एम जी कॉस। ये कौन है, एम जी साइन। और ये कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। मैं तो क्लियर, पक्का पक्का, गुड। अब इफ आई गिव दिस वेज इटसेल्फ अ पुश, मैंने इस वेज को एक पुश दे दिया, पुश विथ एन एक्सेशन ऑफ बी, तो रिमेंबर अब ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि अब ये जैसे तुम बस में बैठे हो और बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, तो वैसे ही हो गया ना, ये वेज मतलब बस है और ये ऑब्जेक्ट मतलब तुम हो, तो हमने इस बस को मतलब इस वेज को क्या कर दिया, एक्सेशन दे दिया, तो ऑब्जेक्ट पे क्या एक्ट होगा, सूडो फोर्स। मैंने आपसे अभी जस्ट पूछा था, इफ द बस सडनली एक्सेलरेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यू फील अ पुश इन, इसके साथ भी वही होने वाला है। फिर अगर पुश यहाँ किया है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स यहाँ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज सूडो फोर्स, एम बी, मास इनटू एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स। गुड, इसको ऐसा एक्सटेंड कर लेते हैं। नाउ सी दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, क्यों, वाई करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि फोर्सेस तो तुम कहीं भी दिखा सकते हो ना। मैं ये फोर्स को यहाँ दिखा सकता हूँ क्या, हाँ, और ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, हाँ। ये थीटा तो है कितना, ये थीटा, तो ये कितना, थीटा, तो ये थीटा है। सिर्फ इसको शिफ्ट करके ऊपर दिखा देता हूँ, तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कौन हो गया, एम बी कॉस, और नीचे कौन आएगा, एम बी साइन। नीचे नहीं आएगा, पहली बात, इट विल नॉट कम, इट विल बी ओवर हियर, ऐसा, क्योंकि एम बी कॉस और एम बी साइन एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो एम बी साइन, ये आपका आ गया एम बी कॉस। गुड, पक्का पक्का। नाउ यू सी
इसको इसने क्या कर दिया, बैलेंस आउट। तो यू गेट एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, कैंसिल, तो b इक्वल्स टू g साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। ये PYQ क्वेश्चन था। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर आस्क्ड एज PYQ, तो हो गया। थीटा की वैल्यू दे देंगे 60 डिग्री, व्हाट इज tan 60 √3, तो व्हाट इज b √3g, दैट गुड। इसके बाद apparent weight ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट, वो तो हमने अभी 1-2 दिन पहले ही आपके थ्योरी क्लासेस में कवर किया, लेकिन अभी ठीक है, सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। apparent weight ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट, apparent weight of an object inside the lift, वही 5-6 केसेस जो हमने डिस्कस किए थे, वही है सेम। पहला, लिफ्ट इज स्टेशनरी, मतलब लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको सारे केसेस याद होंगे होपफुली। तो हमारे पास एक लिफ्ट है, वी हैव अ लिफ्ट तो स्टेशनरी लिफ्ट है, तो रिमेंबर ये mg दैट इज एक्चुअल वेट, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, n बोल दो r बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, दैट इज एपरेंट वेट। तो इस केस में एपरेंट वेट इज द वेट दैट यू मेजर विद द हेल्प ऑफ सम मशीन। वेइंग मशीन से जो तुम मेजर करते हो वो एपरेंट वेट होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक्चुअल वेट नहीं होता है। तो मैं सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुमको बता देता हूँ, n इज एपरेंट वेट, द वेट दैट यू एक्चुअली मेजर, and mg is the real weight or the actual weight। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो देयर इज ऑफ कोर्स द फोर्स आर बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स 0 होता है। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड चलता है, क्योंकि एनीवेज सेम ही मिलेगा। तो इस केस में तुमको क्या मिलता है, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। कल या परसों ही डिस्कस सॉरी किया था, आई शुड रिमेंबर दिस। इसके बाद हमने कौन सा केस डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर? कौन सा? लिफ्ट इज मूविंग इधर अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लिफ्ट मूविंग इधर अप और डाउन with constant velocity, velocity constant मतलब सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होता है, 0। तो आई नीड नॉट टू ड्रॉ डायग्राम। गड़बड़ सीधा बाहर जाओगे। मिस्टर कैप आज पीछे आगे बैठे आप। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी, 0। तो इस केस में भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। तो इस केस में भी वही स्टोरी है, n माइनस एम जी और नेट फोर्स 0, तो n इक्वल्स टू एम जी, सेम। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, लिफ्ट मूविंग अप विथ सर्टेन एक्सीलरेशन, certain acceleration a। मिस्टर टोपी, ये लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। तो नेट फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, मिस्टर टोपी से पूछा है ना, वो पता है, आर माइनस एम जी, ठीक है। व्हाट इज नेट फोर्स, एम ए माइनस एम जी, तो n क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए।
हमको दिख रहा है ये एपरेंट है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल में कुछ ऐड करोगे तो एपरेंट बनेगा, मतलब n इज ग्रेटर देन mg। मतलब एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो फॉर एग्जांपल इफ योर वेट इज 50 किलोग्राम एंड यू आर इन अ लिफ्ट विच इज एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स, तो वेइंग मशीन विल गिव यू रीडिंग विच इज ग्रेटर देन 50। गुड। और यहाँ से तुमको मैंने बताया था कि n इक्वल्स टू m g प्लस ए आएगा, और g प्लस ए को हम लोग बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप। देन यू हैव लिफ्ट मूविंग डाउन विथ सर्टेन एक्सेलरेशन a। लिफ्ट मूविंग डाउन with certain acceleration a। yes, इस केस में नेट फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा? लिफ्ट इज गोइंग डाउन, mg माइनस n, बट नेट फोर्स इज ma, mg माइनस n। तो n इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो यहाँ पे n इज लेस देन mg, सो एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। तो तुमको थोड़ा लगेगा वेट लॉस हो गया। जिनको टेम्पररी वेट लॉस एक्सपीरियंस करना है, गो इनसाइड द लिफ्ट, प्रेस द बटन डाउन मोमेंटरली फॉर फ्यू सेकेंड्स, तुमको वेइंग मशीन का रीडिंग कम दिखाएगा एंड यू विल फील हैप्पी कि मेरा वेट कम हो गया मोमेंटरली, फिर वापस से उतना हो जाएगा। क्योंकि लिफ्ट जब स्टार्ट होता है सिर्फ तभी उसका एक्सेशन होता है, उसके बाद इट अचीव्स अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन द मशीन विल शो यू द करेक्ट रीडिंग अगेन। गुड। mg माइनस a। इसके बाद हमने देखा था लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन बट विथ a इक्वल्स टू g। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग मूविंग डाउन विथ a इक्वल्स टू g। a इक्वल्स टू g आया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? वेटलेसनेस। ये सिर्फ तब होता है जब लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी और लिफ्ट का केबल टूट गया, तो सिस्टम इज गोइंग डाउन विद a इक्वल्स टू g। सिस्टम के अंदर अगर तुम हो तो तुम टेम्पररी डाउन जाओगे, जैसे ही वो लिफ्ट क्रैश होगा ज़मीन पे तो तुम्हारा सोल ऊपर नहीं समझा, तुम लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इट विल क्रैश डाउन। तुम गए ना, तुम अंदर से ना, पहले नीचे फिर आत्मा ऊपर, मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं उसको। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन, आई नो माई जोक्स आर पुअर, विथ a ग्रेटर देन g। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ था? नेगेटिव, क्योंकि ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है तो नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव। और मैंने इसका मतलब भी बताया था दैट द ऑब्जेक्ट इज नो मोर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर बट इज विद कॉन्टैक्ट विद सीलिंग। गुड। तो ये सारे केसेस थे लिफ्ट के। अब है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके आगे अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर PYQ, मतलब थियरी में ही PYQ हो जाएगा आपका। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। by massless strings। अब एक काम करेंगे, we will show a diagram, some diagram that is a condition, फिर उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका हम लोग FBD ड्रॉ करेंगे। याद है क्या FBD? फ्री बॉडी डायग्राम। फिर हम उसके इक्वेशंस बनाएंगे और फिर इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन। और मैं एक या दो केस बताऊंगा
उसके बाद मैं रैंडमली आपको पूछूंगा, एक अलग केस दे दूंगा और पूछूंगा इसके लिए इक्वेशन बना के बताओ रैंडमली। व्हेन आई से रैंडमली आई एम पेइंग कंप्लीट अटेंशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लास्ट बेंच, मेरा ध्यान है तुम पे। वैसे यू आर नॉट वेयरिंग कैप एनी मोर, तुम भी टोपी पहन के आते थे पहले। चलो ठीक है। तो कंडीशन फ्री बॉडी डायग्राम, then equations and expression for acceleration and tension in the string. मैं सिर्फ एक ही केस बताऊंगा और फिर आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। देन यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट है ए विथ मास ma या m1 जो भी बोलना हो वो, गुड। देन इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और अब मैं ये मास को यहाँ से पुल कर रहा हूँ, पुल खींच रहा हूँ विथ अ फोर्स F। This is A object with mass m1. This is B object with mass m2. A और B को कनेक्ट करने के लिए we are using a string. String सेम है तो टेंशन सेम है। और रिमेंबर, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रस्सी को बांधा कहाँ है? मैं अगर A से देख रहा हूँ तो ऐसा दिखेगा कि रस्सी यहाँ पे टाइड है B पे। गुड, तो टेंशन टुवर्ड्स B होगा। और अगर मैं B से देख रहा हूँ तो कहाँ होगा? टुवर्ड्स A। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो अब सबसे पहले लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बोथ। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A, क्योंकि A पे एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन। वेरएज B पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है ड्राइविंग फोर्स, गुड, ड्राइविंग फोर्स एंड टेंशन फोर्स। ओवरऑल सिस्टम कहाँ एक्सेलरेट होगा? टू द राइट, मतलब इसका एक्सेशन भी टू द राइट, इसका एक्सेशन भी टू द राइट। नाउ लुक, ये ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाने के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, टेंशन। टेंशन क्या आ जाएगा? m1a। इसको एक्सेलरेट करने के लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, एक है F जो ड्राइविंग फोर्स है और T जो अपोजिंग फोर्स है। तो क्या लिखोगे? F माइनस T इक्वल्स टू m2a, m2। गुड। अब ये दोनों इक्वेशंस, तो यहाँ से T मिल जाएगा आपको F माइनस m2a। इन दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 you get m1a equals to F minus m2a। तो F equals to m1a plus m2a, तो F equals to m1 plus m2 into a, तो a equals to F upon m1 plus m2। या एक्सेशन का इक्वेशन। और वैसे भी मैंने तुमको बताया ही था, ये एक्सेशन इज फोर्स बाय मास, सिर्फ यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? F। व्हाट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम? m1 प्लस m2। ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो इट इज m1 प्लस m2 टोटल मास। अब टेंशन चाहिए, टेंशन। व्हाट इज टेंशन? m1 इंटू a। तो क्या ही करना है, a मिल गया ना, तो m1 F अपॉन m1 प्लस m2। गुड। टेंशन इक्वल्स टू m1 F अपॉन m1 प्लस m2। ओके, नाउ तुमको मैं इसका एक केस सॉल्व करके देता हूँ, मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ एंड देन
3 ऑब्जेक्ट का करेंगे, एंड देन 4 ऑब्जेक्ट का करेंगे, देन 10 ऑब्जेक्ट का भी करेंगे। और ट्रिक्स याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन दिस ऑल प्रोसेस। तो नाउ वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स M1 एंड M2, मतलब masses M1 एंड M2। इन दोनों में एक स्ट्रिंग है। अब इसको मैं पुल कर रहा हूँ विद फोर्स F। टेंशन सेम है क्योंकि रस्सी सेम है। गुड। फ्री बॉडी डायग्राम तुम देख लोगे, इक्वेशंस तुम देख लोगे। व्हाट द एक्सेलरेशन? अभी बोला था मैंने, ड्राइविंग फोर्स कौन है? F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। तो दिस विल बी असाइनमेंट फॉर यू टू वेरीफाई। देन अब सुन लो अच्छे से, जिस स्ट्रिंग में तुमको टेंशन फाइंड करना हो, उस स्ट्रिंग के पीछे देखो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, यू हैव टू सी उसके पीछे अपोजिट टू फोर्स। फोर्स यहाँ पे है ना, तो पीछे देखो कितना मास है, कितना मास है। तो टेंशन M2A, टेंशन कितना होगा? M2A। तो M2 F अपॉन M1 प्लस M2। गुड, पक्का? श्योर श्योर। अब इसी आइडिया को मैं एक्सटेंड करता हूँ 3 ऑब्जेक्ट के लिए। Now I'll ask randomly question to anyone, so be prepared. इस पे फोर्स लगा दिया, ये C ऑब्जेक्ट है, मास इसका M3 है, B ऑब्जेक्ट है, मास इसका M2 है, ये A ऑब्जेक्ट है, मास इसका M1 है। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है। गुड गुड। I want to know, last bench to my right, what is acceleration in this case? You know why do we do this? To increase the surface area for the sound waves to reach the ears and go inside the eardrums. पड़ोसी F upon M1 plus M2 plus M3. Very good. और F upon M1 plus M2 plus M3. Good. Then this side. अभी यहाँ पे अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे ना, आप पूछेंगे। टेंशन T1, टेंशन T1, T1। लास्ट से थर्ड बेंच, वन इन वाइट, टेंशन T1। इजी, किसको पता है इस साइड में? यस, नो। टेंशन कहाँ निकालना है आपको? बिटवीन A एंड B, राइट। फोर्स कहाँ है? इधर है। तो उसके पीछे देखो, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा मास है? M1। तो M1 है, और ये तुमने अभी फाइंड किया ना, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। गुड।
Who want to answer this? T2. Yes. बोलो. M2. No. Fourth bench corner. ओके, गुड. इसके पीछे फोर्स कॉपर डायरेक्शन में दो मासेस है. तो m1 प्लस m2 इंटू ए. गुड. तो m1 प्लस m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. लॉज ऑफ मोशन लोग पढ़ने से और पढ़ाने से डरते हैं फॉर सम मिस्टीरियस रीज़न. कुछ नहीं है, इट्स टू सिंपल. हाँ, सोचने का तरीका आपको डेवलप करना होता है. इट इज़ नथिंग. चलो अब थोड़ा सा इसको और एक्सपांड करते, क्योंकि ये और एक PYQ बनेगा. ऐसा क्वेश्चन था, जैसे ट्रेन में 100 डब्बे है, हर एक डब्बे का मास दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि 35th और 36th डब्बे के बीच में जो रॉड है उसमें टेंशन कितना है वो बताओ. ऐसा पूछा था. तो ये जो बताने वाला हूँ मैं, वो उसके लिए काम में आ जाएगा आपको. ओके, ये A with mass m1, B with mass m2, C with mass m3. This is something with some mass mn. I don't know how many डब्बे are there, तो इसलिए mn. Good. तो who wants to tell me what is acceleration का formula? A equals to F upon m1 plus m2 plus m3 plus mn. ओके, अप टू mn. ठीक है. गुड. What is the tension between 50th and 51th block? Last the third benches. M1 plus m2 up to m50. Okay. Into इंटू ए. गुड, वेरी गुड. ठीक है. अगर मैं पूछता यहाँ पे टेंशन T3 बताओ तो क्या लिखते? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, और ए यू विल सब्स्टिट्यूट. अगर मैं T2 पूछता तो क्या लिखोगे? M1 प्लस M2 इंटू ए. वेरी गुड. T1 पूछूंगा तो M1 इंटू ए. वेरी गुड. हो गया. इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके. देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे हमने क्लियरली बोला था, इफ़ यू सी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बाय मासलेस स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स, बट यू मे हैव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो वहाँ पे कोई स्ट्रिंग्स से कनेक्ट नहीं करके रखा है उसको. तो मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, एक ही बात है. मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट है. तो वैसे ये भी सिंपल, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी यहाँ पे. तो लेट्स से वी हैव टू ब्लॉक्स A and B. A का मास m1 है, B का मास m2 है. गुड. अब फोर्स तुम A पे या B पे किसी पे भी लगा सकते हो. तो आई जस्ट अगेन फॉलो, दोनों भी कर लेते. ठीक है. तो यहाँ पे चलो फोर्स लगा देते हैं F. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन
कहाँ होगा, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट। अब हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। तो अगर आप पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, ये इस पे एक फोर्स है एफ इधर की तरफ, क्योंकि सिस्टम का एक्सेशन यहाँ हो रहा है। और एक फोर्स भी बताता हूँ बाद में मैं, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। देखो ए का एक्सेशन हुआ वो तो बात समझ में आई, लेकिन बी का क्यों हुआ? फोर्स तो ए पे लगा ना, बी का क्यों हुआ? बिकॉज बी इज इन कॉन्टैक्ट विथ ए, तो ए बी पे क्या लगाएगा? फोर्स, स्मॉल एफ। देखो ऐसा है, ये इस पे फोर्स लगा दिया स्मॉल एफ, एक्शन, क्या है ये? एक्शन। और एक्शन में क्या होगा? रिएक्शन। तो इस पे भी एक फोर्स लग जाएगा स्मॉल एफ इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन। एक्शन एफ ए का बी पे, रिएक्शन एफ बी का ए पे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है यहाँ पे। गुड, ओके। तो यहाँ से एज यू नो यू कैन जस्ट मेक इक्वेशन। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल्स टू m1a, यहाँ पे F इक्वल्स टू m2a। यहाँ से तुमको मिल जाएगा F स्मॉल f इक्वल्स टू F माइनस m1a। गुड। तो देन फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट कर लो, ये मिल जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट, क्या लिखेंगे? F माइनस m1a इक्वल्स टू m2a। तो F इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, तो m1 प्लस m2a, तो a इक्वल्स टू F अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे भी एक्सेशन का इक्वेशन बना सेम। एंड स्मॉल f क्या आएगा? m2 इंटू a, तो m2 इंटू a। गुड, एक्सट्रीमली सिंपल, सिमिलर, कुछ नहीं है इसमें। देन चलो अभी मैं 3 बॉडीज़ का सॉल्व करके देता हूँ, बेटर ऑफ। सो लेट अस टेक 3 ऑब्जेक्ट्स। ये पहला ऑब्जेक्ट है A, यू हैव सेकंड ऑब्जेक्ट B, थर्ड ऑब्जेक्ट C, A B C, M1 M2 एंड M3। ये आप ही बता दो, इस पे फोर्स लगाना है कि उस पे लगाना है? C। Okay, good. So you will also have to help me out with free body diagram of this. बताओ कौन सा फोर्स? एक तो ये आएगा ही F, राइट? गुड। तो एक्सेशन जाएगा टू द लेफ्ट, ये आ गया आपका M3 ऑफ कोर्स। देन इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा ना, ये इस पे फोर्स लगा देगा, F2 बोल दो, एक्शन, और इस पे क्या लग गया? रिएक्शन, बराबर। तो रिएक्शन मतलब यहाँ पे आएगा, पक्का पक्का, गुड। तो बताओ यहाँ से इक्वेशन बना के, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन बताओ मेरे को। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। गुड, ओके। हाउ अबाउट दिस? देखो इस पे फोर्स लगा F2 टू द लेफ्ट, इसने इस पे फोर्स लगा दिया F1, ये एक्शन है, और इसका क्या हो गया? रिएक्शन। तो आ जाएगा रिएक्शन। इक्वेशन बनाओ, F2 माइनस F1 की F1 माइनस F2, F2 माइनस F1, क्योंकि सिस्टम यहाँ जा रहा है, इक्वल्स टू M2A। वेरी गुड। बचा लास्ट, तो ये आपका कौन सा फोर्स था? F1।
सिस्टम जा रहा है यहाँ पे और ये क्या है M1, तो इधर क्या आएगा F1 इक्वल्स टू M1A। तो कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, सिर्फ एक्सेशन आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और देखो F1 फाइंड करना तो और भी सिंपल है कि M1A आ जाओगे, M1 इंटू A, M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। गुड। व्हाट विल बी F2? थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, F2 B और C के बीच में ऐड कर रहा है, मतलब F2 दो ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहा है, कौन से दो? M1 एंड M2। तो क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 इंटू A। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये सारे के सारे इक्वेशन जो हम लोग बना रहे हैं सारे के सारे जेई और नीट के PYQs है। सो इफ़ यू डू दिस देन इसका मतलब यू आर सॉल्विंग PYQs ओनली। अब मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स ओवर अ पुली। मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स बॉडीज, ठीक है, ओवर अ पुली। तो हमारे पास अभी थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, तुमने वैसे सॉल्व किया एटवुड मशीन याद है क्या? अब वही है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा एटवुड मशीन में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो ये एक रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे तुम्हारे पास एक रॉड है, इस रॉड से तुमने एक पुली को कनेक्ट करके रखा हुआ है। पुली फिलहाल फ्रिक्शनलेस है। गुड। देन यहाँ से एक स्ट्रिंग तुमने पास कर दी पुली के ऊपर से। स्ट्रिंग इज सपोज टू बी मासलेस, स्ट्रिंग का मास काउंट नहीं करना। देन यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है M1, यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है M2। ओके, तो फिलहाल मेरा अजम्पशन है कि M2 ये M1 से बड़ा है। ये फोर्स कौन सा होगा इधर? M2G। ये कौन है? टेंशन T1। स्ट्रिंग सेम है, यहाँ से देखूंगा तो टेंशन T1 नीचे दिखेगा, यहाँ से देखूंगा तो टेंशन T1 ऊपर दिखेगा और ये नीचे दिखेगा, स्ट्रिंग सेम है। तो T1 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो रॉड है इसमें भी टेंशन आने वाला है। और यहाँ से इफ़ आई लुक फ्रॉम दिस पॉइंट अपवर्ड्स, टेंशन T2 अपीयर्स टू बी अपवर्ड्स। तो इस केस में पुली को जिससे तुमने जिस रॉड से तुमने सस्पेंड करके रखा है उसका टेंशन भी फाइंड कर लेंगे। अगर M2 M1 से बड़ा है तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? M2 नीचे जाएगा विद एक्सेशन A और ये जाएगा ऊपर विद एक्सेशन A। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो अब ऑफ कोर्स इस पे फोर्स लग रहा है M1G, डाउनवर्ड फोर्स है ये, उसका वेट M1G। वांट टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम? वी ऑलरेडी डन इट। तो हमने तो ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके ही रखा है। ये देखो, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। गुड। ओके, और इसका भी हमने ड्रॉ करके रखा है। गुड। इसका भी हमने करके रखा हुआ है। इसका सिर्फ ऐसा आएगा T2 ऊपर की तरफ है और 2T नीचे की तरफ है, T1 तो T2 इक्वल्स टू 2T1, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये पुली ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मास ऊपर नीचे हो रहा है। तो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। ये इक्विलिब्रियम में, ये लोग इक्विलिब्रियम में नहीं, बिकॉज दे आर मूविंग अप एंड डाउन। गुड। तो अगर आपको T1 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? पहले इसका इक्वेशन, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो यहाँ से T1 आपको मिल जाएगा, वैसे तो पता ही है, मैंने तो पता ही था आपको, M1G प्लस A। ठीक है, वो तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, एनीथिंग गोइंग अप G प्लस A।
एनीथिंग गोइंग डाउन जी माइनस ए। तो इसके लिए जब लिखोगे तो T1 इक्वल्स टू M2G माइनस M2A ऐसा आएगा। इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर लोगे तो A मिल जाएगा, वो मिलेगा M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। बताता हूँ कैसे। तो फ्रॉम 1 and 2 you will have M1G plus M1A M2G माइनस M2A। तो A पहले फाइंड कर लो, तो ये इधर लाओ या फिर इसको उधर ले आओ, ठीक है, एक ही बात है। ये A है ना, दिस इज A, ब्रिंग इट हियर। तो यू हैव M1A प्लस M2A इक्वल्स टू M2G माइनस M1G, M1 प्लस M2A equals to M2 minus M1G. So therefore you have A equals to M2 minus M1 upon M1 plus M2. Of course G तो रहेगा वहाँ पे, वो तो है ही, क्योंकि डायमेंशनली एक्सेशन शुड बी इक्वल टू एक्सेशन। अब डायरेक्टली कैसे बताया मैंने, ड्राइविंग फोर्स, देखो ये हॉरिजॉन्टल केस नहीं है, ये वर्टिकल केस है। वर्टिकल केस में ड्राइविंग फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। हु इज ड्राइविंग द सिस्टम डाउन? M2G, एंड हु इज अपोजिंग इट? M1G। तो व्हाट इज नेट फोर्स? M2G माइनस M1G। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स इज M2G माइनस M1G एंड टोटल मास इज M1 प्लस M2। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? ऑफ कोर्स नथिंग। टेंशन फाइंड करो अभी, टेंशन T1 फाइंड करने के लिए तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। हमको A मिल गया ना, तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 विच एवर यूज से, पहला ऑब्जेक्ट यूज़ करना है कि दूसरा तुम बता दो। विच ऑब्जेक्ट, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड, ठीक है सेकंड। सेकंड कहाँ जा रहा था? नीचे। तो M2G माइनस A, तो M2G माइनस A कितना है? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। G क्या होगा? कॉमन। तो ये आ जाएगा आपका, वैसे एटवुड मशीन में सॉल्व किया था, 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2, वो तुमने सॉल्व करके रखा है, वो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था आपका टेक्स्ट बुक का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा ये 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। Good. What will be T2? 2 times of T1. So T2 will be 2 times of T1. So 2 into 2 M1 M2 G upon M1 plus M2. तो आ जाएगा 4 M1 M2 G upon M1 plus M2. Good. अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2 के जगह 3 ऑब्जेक्ट लगाता हूँ और अभी आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए और आप सॉल्व करके बताओगे। ये है ऑफ कोर्स रिजिड सपोर्ट, देन यू हैव सम रॉड with the help of which we will suspend a pulley here, frictionless pulley। थोड़ा बड़ा ही दिखा देते हैं, better off। चलो ठीक है, गुड। यहाँ से एक रस्सी पास कर दी, स्ट्रिंग, गुड। इट गोज समथिंग लाइक दैट। देन I just take the example from your modules also so that you can cross verify yourself later। कुछ नहीं, ये मासेस किसको क्या नाम दिया वो देख रहा था मैं। तो ये आ गया आपका M1 मास, दिस इज M2, then this is M3 let us say। तो ये A ब्लॉक है, M1 मास है, ये B ब्लॉक है, M2 मास है, ये C ब्लॉक है, M3 मास है। गुड, मैं ऐसा मान लेता हूँ ये टेंशन T2 है, ये टेंशन T1 है, ये रस्सी सेम है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना है? T1 है।
और यहाँ पे टेंशन T3 है. योर टास्क इज टू फाइंड आउट A, T1, T2 एंड T3. डू इट नाउ. सबसे पहले आपको एक्सेशन फाइंड करना है. तो आई हैव टोल्ड यू एक्सेशन कैसे फाइंड करते हैं. नेट फोर्स अपॉन एम टोटल. इस सिस्टम को ये दोनों मासेस मिल के नीचे ले आ रहे हैं और ये उसको अपोज कर रहा है. तो ड्राइविंग फोर्स है तुम्हारा M2 प्लस M3G और अपोजिंग फोर्स है M1G. तो माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. ये था एक्सेलरेशन. व्हाट इज सो डिफिकल्ट. अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, एकदम अच्छे से सुन लो. मैंने एक मेथड डेवलप किया, उसको मैं बोलता हूँ एंड पॉइंट मेथड. एंड पॉइंट. ये पूरे सिस्टम में तुमको T1 T2 फाइंड करना है. देखो T1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, T2 यहाँ भी है, यहाँ भी है. ऑलवेज लुक एट द एंड पॉइंट्स जहाँ पे सिस्टम खत्म हो रहा है. एक ये हो गया और एक ये हो गया. T2 फाइंड करना तो ये यूज़ करो. ये सिस्टम, ये मास नीचे जा रहा है कि ऊपर, नीचे. तो जब नीचे जाएगा और M3 नीचे जाएगा तो G माइनस है कि G प्लस है. G माइनस है. तो क्या डिफिकल्ट है. वाई आर यू मेकिंग इक्वेशंस हियर. G माइनस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3G. G क्या आएगा, कॉमन. तो आपको मिल जाएगा M3G 1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. यू हैव T2 इक्वल्स टू M3G M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2 माइनस M3 और प्लस M1, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना. M2 माइनस M3 और प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. गुड. क्या क्या कैंसिल हुआ. M2 M3 M2 M3. तो क्या आ गया. क्या आ गया उधर क्या आया. 2M1 M3G 2 और वो 2 था ना अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. सही है. गुड. अब इसको भी सॉल्व नहीं करना होता है. मैं इसका मेथड बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से सुन लो. T2 फाइंड करने के लिए तुमने M3 को यूज़ किया, हाँ कि ना. हाँ. इसके ऊपर कौन था, छोड़ दो. 2M1 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. जिस पे तुम इक्वेशन लगाने वाले हो वो तो इक्वेशन में आएगा ही ना. उसके ऊपर कौन है, भूल जाओ. 2M1 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. गुड. हाउ डू फाइंड आउट T1. T1 कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से. ये ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर. तो T1 इक्वल्स टू M1G प्लस A. तो M1G प्लस A तुम्हारा A था M2 प्लस M3 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. तो G कॉमन निकाल लो. 1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. M1G M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. M1 आंसर. गुड. तो T1 इक्वल्स टू 2M1, क्योंकि ये 2M2 2M3 है, 2 कॉमन निकाल लिया. M2 प्लस M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. अब इसका भी ट्रिक है याद रखने का. यहाँ पे एक ही मास था ना. कितना था 1. यहाँ पे कितने हैं, तो 2M1. दूसरे साइड पे कितने हैं, 2. M2 प्लस M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3.
Oh yeah, that's how you remember. Good. अब ऐसा करते हैं, ऐसा एक वेज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पुली लगा देते हैं यहाँ पे पुली लगा दिया, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर दिया, स्ट्रिंग, देन वी हैव अ ब्लॉक ओवर हियर, we have a block. ऐसा एक ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा दिया. गुड. इसको अल्फा बोल देते हैं. स्ट्रिंग सेम है ना, तो टेंशन सेम है. डिपेंडिंग ऑन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे. चलो अभी ठीक है, दैट्स ओके. ये M2 मान लेते हैं ब्लॉक बी, और ये M1 ब्लॉक ए. नाउ लास्ट बेंच, लास्ट आप दोनों मेरे को आप बताओगे, जिससे पूछा है वही बताएगा, बीच में कोई और कुछ नहीं बोलेगा. देखो इधर था कौन कौन, M1G. इधर कौन आएगा फिर? हमने अभी देखा ना, इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. कौन है ये? M1G कॉस की साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा लिखा है, बराबर. गुड. ये कौन है? ये M2G. अज्यूमिंग कि M2G की वैल्यू M1G साइन अल्फा से बड़ी है, तो सिस्टम नीचे जाएगा, इधर विद एक्सेशन ए, इधर जाएगा ऊपर विद ए. तो लास्ट बेंच आप बताओ, एक्सेशन कैसे फाइंड करेंगे? नेट फोर्स ड्राइविंग माइनस अपोजिंग. हु इज ड्राइविंग, हु इज अपोजिंग? M1G साइन अल्फा. ओके. अपॉन टोटल मास. व्हाट इज टोटल मास? M1 प्लस M2. तो ये क्या मिल गया? M2 माइनस M1 साइन अल्फा इंटू G अपॉन M1 प्लस M2. गुड. ऐसा होना चाहिए, वैसे तो होगा ही. यही इक्वेशन आया. टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? टेंशन इस पे लगा लो. ये नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे अगर आ रहा है तो G माइनस ए. ए क्या आया तुम्हारा? M2 माइनस M1 साइन अल्फा G अपॉन M1 प्लस M2. तो M2G 1 माइनस M2 माइनस M1 साइन अल्फा अपॉन M1 प्लस M2. G कॉमन निकाल लिया. तो M2G M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस प्लस M1 साइन अल्फा अपॉन M1 प्लस M2. M2 क्या हो गया? कैंसल. राइट. गुड. M1 कॉमन निकाल लो. तो M1 M2 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन M1 प्लस M2. ये आ गया आपका A विथ G. टेंशन चाहिए था क्या अपने को? टेंशन. ठीक है. टेंशन आ गया, टेंशन का इक्वेशन. ओके. तो दिस इज व्हाट यू गेट. ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा और ऐसा ही है. गुड. पक्का. अब एक काम करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं. ये पुली यहाँ लगा देते हैं. देन let's pass a string over this.
Let's put a mass on both sides. And a mass on this side. ओके, इसको M2 बोल देता हूँ, इसको M1 बोल देता हूँ. जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, बाकी बीच में नहीं बोलेंगे. लास्ट सेकेंड बेंच. आई वांट टू नो व्हाट इज दिस कंपोनेंट. M2G sin beta. Last bench to my right. This component. M1G sin alpha. Assuming ये ज़्यादा है तो यहाँ पे सिस्टम नीचे गया, ये सिस्टम में ये पार्ट ऊपर गया. What is acceleration? Net force. What is net force? Driving force minus, तो M2 sin beta minus M1 sin alpha G अपॉन M1 प्लस M2. और टेंशन फिर तुम फाइंड कर सकते हो. अभी टेंशन कैसे फाइंड करोगे? टेक एनी वन ऑफ इट. चलो M1 लेते हैं. M1 ऊपर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? ऊपर. तो क्या लिखोगे? M1 G प्लस A. गुड. तो ये सॉल्व करके टेंशन का तुमको मिल जाएगा. तो वो मैं आपके लिए रख देता हूँ. दैट यू विल डू. सो लेट्स लुक एट. बस आखिरी केस बाकी हो गया. ओके, जल्दी छुट्टी. No, I can increase the number of cases. बड़बड़ करोगे तो आई डेफिनेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ केसेस. यहाँ एक मास है, यहाँ पे एक मास है, सम मास. इसको M2 बोल देता हूँ. तो ये M2G हो गया, ये टेंशन T आ गया, ये टेंशन T आ गया, ये M1G है. लेकिन इस केस में ना M1G को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस करके रखा है. गुड. व्हाट इज एक्सेलरेशन? ड्राइविंग फोर्स, नेट फोर्स. व्हाट इज नेट फोर्स? M2G. M1 का रोल नहीं, क्योंकि M1G इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन. तो सिस्टम को ड्राइव करने के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? M2G. तो M2G अपॉन M1 प्लस M2. हाउ डू यू फाइंड आउट टेंशन? दिस इज गोइंग डाउन. तो M2G माइनस A. तो M2G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2. तो M2G 1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2. तो यू हैव M2G क्रॉस मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2. ये हो गया कैंसल हो. तो क्या हो गया? M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2. तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही है. So that's it for today.